बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आज आगाज़ हो गया। 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। आज पहला मैच खेला गया ऑकलैंड में, जहाँ पर पाकिस्तान को पहले मैच में 46 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी बैटर्स एक बड़े टारगेट को चेस करने में आज नाकाम नज़र आए। पाकिस्तानी कप्तान पहली दफ़ा शाहिनशाह आफरीदी कर रहे थे T20 की, और यहाँ पर आज हमने देखा कि ऑकलैंड में 2 खिलाड़ियों को इस मैच में डेब्यू कराया गया। उसामा मीर डेब्यू कर रहे थे और साथ साथ अब्बास आफरीदी, जिन्होंने नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस बेस पर उन्हें टीम में शामिल किया गया और आज के मैच में भी, अपने डेब्यू मैच में भी 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। गो के 46 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, लेकिन पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे, जिनके लिए काफ़ी ये कहा जा रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, 8 बॉलों पर 33 रन की उम्दा बारी खेलने में कामयाब रहे। साइम अय्यूब मैच में पाकिस्तान को फतह तो ना दिला सके, लेकिन अपनी ये ज़रूर बता दिया कि वो इस मॉडर्न क्रिकेट के ढांचे में ढलते हुए खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी आज है प्रोग्राम में, और साथ साथ एक ऐसे खेल के बारे में भी बात करेंगे, पैराग्लाइडिंग के खेल के हवाले से भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान में तो मकबूलियत कम रखता है, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में क्यों मकबूल नहीं हो पा रहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं प्रोफेसर राव जावेद इकबाल साहब हैं, जो बानी और एजाज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के। उनके साथ साथ, जिस तरह मैंने कहा था कि पैराग्लाइडिंग के हवाले से बात करें, तो राव अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ट्रेनर एयरबोर्न एडवेंचर पाकिस्तान के, यहाँ पर मौजूद हैं। अख्तर साहब है, उनके साथ साथ मौजूद है जाहिद शहाब साहब, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जाफ़र हुसैन साहब ने। सबसे पहले जाफ़र हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान को पहले T20 में शिकस्त हो गई, क्या कहेंगे? नौजवान खिलाड़ियों में से 2 को तो आज डेब्यू मिल गया, उसामा मीर, और हमने देखा अब्बास आफरीदी को, और अब्बास ने परफॉर्म करके दिखाया आज के मैच के अंदर। बेशक पाकिस्तान 46 रन से शिकस्त हो गई, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग हुई, आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर एक दफ़ा फिर शाहिनशाह आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की, अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की, हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक तो यहाँ नजर आ रहा था, लेकिन रन बहुत ज़्यादा दे दिया इस मैच के अंदर। 226 रन बना लिए न्यूजीलैंड ने। कैन विलियमसन जो है काफ़ी दिन के बाद वापस आते हैं टीम में और फिर एक लंबी बारी खेलने में आज कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी साबका कप्तान बाबर आजम भी समझ लें 36 से 1.160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखाई दिए आज बाबर आजम, और 35 बॉलों पर जो है 57 रन की उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब है। और साथ साथ भरपूर तौर पर अप्रिशिएट करना चाहिए नौजवान बैटर साइम अय्यूब को, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली। गो के अगर वो कुछ देर विकेट पर ठहर जाते तो शायद 227 रन जो पाकिस्तान को टारगेट चेस करना था, आसानी से चेज हो जाता। देखिए शहजादा मोइन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और जितने मेहमान गिरामी तशरीफ फरमा है उनको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। और दूसरी बात है कि जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से आपने बात की, यकीनन एक अच्छा मैच था, लेकिन इस मैच में जितने स्कोर बने हैं, तकरीबन 400 के करीब स्कोर जो है ना वो बना है। और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की फेंटी लगाई है मिचल्स ने और खासतौर पर विलियमसन ने, मेरे ख्याल में ये एक हमारे लिए सवालिया निशान है, क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी को 1 ओवर में जिस तरह 24 रन पड़े हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात यह है कि आपके जो है ये ग्राउंड अलबत्ता ऑकलैंड का छोटा था, जिसकी वजह से चौके छक्कों की बरसात चल रही थी, और न्यूजीलैंड ने जो है ना वो तकरीबन 11 छक्के मारे हैं, और इसी तरीके से जो है ना वो 24 चौके मारे हैं। तो 150 रन जो है ना न्यूजीलैंड ने सिर्फ छक्के और चौकों से बनाए, जब तक के पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी जो है ना 11 छक्के मारे हैं, लेकिन और चौकों के साथ जो है ना 120 रन बना सके। लेकिन बात वही है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा अकल से खेल लेता, थोड़ा सा एतमाद से खेल लेता, जिस तरह बैटिंग लाइन फ्लॉप होती हुई आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस तरह बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई तीनों टेस्ट में, उसके बाद अब ये T20 में भी बैटिंग लाइन ने जो है ना वो धोखा दे दिया। अलबत्ता आगाज अच्छा दिया पाकिस्तान को, साइम अय्यूब ने बहुत आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और उन्होंने 8 बॉलों पे जो है ना वो मेरे ख्याल में 25 या 26 33 रन की बारी खेली 8 बॉलों पर। जी, तो यही बात है कि उन्होंने उस दौरान जो है वो 3
छक्के भी मारे और उससे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के पाकिस्तान जो है ना एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट अच्छा मिला। वो कि बाबर आजम ने अपने अंदाज से खेला और वो बिल्कुल जमकर खेले और पता चला कि भाई ठीक है, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से भी खेलना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना एग्रेशन क्यों दिखाया जा रहा है, इतना एग्रेसिव मोड में सारे खिलाड़ी क्यों नजर आ रहे हैं। सर 35 बॉलर पर 37 रन की बारी खेले हैं, उस पर भी आप तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम में कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। देखिए, बाबर आजम पे तनकीद नहीं कर रहा, तहम्मुल मिजाजी से खेले वो। अगर वो नहीं होते तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं खेल पाता। मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह खेलना चाहिए कि आपको चेस करना था, चेस पे जाना चाहिए था। आपने 18वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। आप ये देखिए क्या जरूरत थी आप इतने जो है ना वो एग्रेसिव अंदाज में खेलने की। आप खेलते तहम्मुल मिजाजी से, आराम से स्कोर हो जाता, क्योंकि ग्राउंड छोटा था। ऑकलैंड के ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, आपकी बाउंड्रीज छोटी थी, आप हल्का से बल्ला भी लगा रहे थे, वो छक्का जा रहा था। तो मेरे ख्याल में अगर आपके बैट्समैन जो है ना थोड़ा सा इंतजार करते, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से खेलते, मेरे ख्याल में 226 के 224 स्कोर जो था ये आराम से चेजेबल, बिल्कुल चेज हो जाता। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, हमारे साथ जो मेहमान इनसे भी बात कर लेते हैं, राव जावेद इकबाल साहब से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हॉकी के हवाले से बात करेंगे, हॉकी की मौजूदा सूरत हाल को जावेद साहब है किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन और विनस टीवी, मैं दोनों का आपका शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान के कौमी खेल को भी आप जिस अंदाज से पजीराई बख्शते हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आपके इल्म में एक इजाफ़ा करता हूँ कि आज पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ओमान पहुँच गई है। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड हमारा शुरू होने लगा है और जाहिर सी बात है इस पर दारोमदार है हमारी टीम की रैंकिंग का भी कि हम किस रैंकिंग पे और कहाँ हम जाके खड़े होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी टीम है बहुत अरसे के बाद एक बड़ी बैलेंस टीम बनी है, यानी आपकी फॉरवर्ड लाइन, आपकी डिफेंस लाइन, ये सारी की सारी बड़ी मजबूत है, क्योंकि ये सीनियर और जूनियर का बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस वक्त बना है हमारे पास। तो अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान हॉकी के जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा एक अजीबोगरीब है और एक बड़े तवील अरसे के बाद इस किस्म की एक मुबहम सूरत हाल पैदा हुई है। यानी एक ऐसा इबाहम है जो समझ से बालातर है। यानी शुरू से अगर आप देखते चले जाएं तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड मअतल कर देता है, मअतल सदर और मअतल सेक्रेटरी वो दूसरों को मअतल करते हैं, फिर आने वाले इनको मअतल करते हैं, फिर ये अदालत में जाते हैं, अदालत इनको बहाल करती है। इतनी देर में वो जो मअतल हो चुके होंगे खोकर साहब वगैरह, तो वो फिर अदालत में जाते हैं और वो फिर उनको बहाल करते हैं। तो ये जो इस वक्त हॉकी की जगह मेरे ख्याल फेडरेशन में मअतली और बहाली का जो ये खेल चल रहा है, इसका जो सबसे बुरा असर पड़ने वाला है वो आपका पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम पर पड़ेगा, क्योंकि नफसियाती तौर पर वो टीम दब जाएगी। दूसरी एक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल जो सामने आ रही है, उन बच्चों के जहनों में एक सवाल पैदा होने लगा है। मेरे एक दो लड़कों से बात भी हुई है तो उन्होंने ये बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपके पास फेडरेशन के पास उन एम्प्लॉइज़ को देने के लिए तनख्वाहें ने 3 माह से कराची अब्दुल सत्तार एदी हॉकी स्टेडियम के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं, साबिका एडमिनिस्ट्रेटर भी कई बार आके हॉकी स्टेडियम में एहतजाज कर चुके हैं। अब ये जो सूरत हाल है बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल को काबू में लाना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के करता धरता लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर और भी बात होगी, पैराग्लाइडिंग के हवाले से भी बात कर लें। अख्तर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें पैराग्लाइडिंग है क्या। बेसिकली बहुत से जो अवाम हैं और शहरी हैं उनको यही नहीं पता होता और खिलाड़ियों को नहीं पता होता है कि ये पैराग्लाइडिंग है क्या चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में। यूरोप में तो खैर बहुत पॉपुलर है ये। मैंने ख़ुद भी पैराग्लाइडिंग जब स्टार्ट की थी 1990 में, तो आज तकरीबन 33 ईयर्स हो गए। और मुझे मतलब मैंने जो इंस्ट्रक्टर कोर्स है वो भी मैंने फ्रांस से किया था। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को पैराग्लाइडिंग का, कि एक तो पैराग्लाइडिंग का इक्विपमेंट बहुत महंगा है और दूसरा जो लोग करना चाहते हैं जिनके पास पैसा भी है वो लोग बहुत कम आते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि
पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करने में बड़ी दुश्वारी हुई है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-22 साल में जब से मैं रिटायर हुआ हूँ तो हज़ारों लोगों को तो मैं ट्रेन कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर 1000 लोग भी ट्रेंड हो गए तो कुछ भी नहीं है 22-24 करोड़ में, तो ना होने के बराबर ही समझ लें इसको ना। तो इसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट एक तो हमें सपोर्ट नहीं करती किसी किस्म का भी, कि हमें कोई ट्रेनिंग साइट हमें मिल जाए या हमें प्रॉपर तरीके से कोई फ्लाइंग की इजाज़त मिल जाए। तो हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें प्रॉब्लम सिर्फ सिक्योरिटी की होती है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। हमारी फेडरेशन भी है जिसका PHPA के नाम से सैयद सज्जाद हुसैन शाह हमारे प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 18-20 साल से, और उनकी वजह से ही ये कोई हज़ारों के हिसाब से लोगों को जो ट्रेनिंग हुई है तो हम करा चुके हैं। और इसमें मैं लोगों को तो यही कहूँगा कि भाई ये एक अच्छी एक्टिविटी है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे से बाद में स्टार्ट हुई थी, और वो 3 वर्ल्ड कप करा चुके हैं अभी तक। वो इसलिए करा चुके कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो फुली तौर पे इन्वॉल्व है पैराग्लाइडिंग के अंदर। बिल्कुल अख्तर साहब, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी जाफ़र हुसैन साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जाफ़र साहब, पाकिस्तान के मैच की तो बात हम करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो 2 मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ख़ासकर बल्कि तीनों ही मेहमान हमारे ख़ास हैं यहाँ पर। जावेद साहब हमारे साथ हैं, अख्तर साहब हैं, शाह साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। क्या कहेंगे, हम कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी थोड़ी बात कर रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है हॉकी की, और फिर जिस तरह पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है उस हवाले से भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ हम पैराग्लाइडिंग के हवाले से भी आज बात कर रहे हैं अपने शो के अंदर। ये खेल भी बड़ा मशहूर है। जी बात है कि बड़ी हॉकी की जो कंडीशन अभी चल रही है, जिस तरह उनके ये समझ लें जो कुर्सी की जंग है वो अदालत, और इसके अलावा टेक्निकली वजूहत की वजह से सिग्नल ड्रॉप हो गया है हमारे जाफ़र हुसैन साहब के। जैसे ही हमारा रब्ता जाफ़र हुसैन साहब से होता है उनसे मज़ीद भी बात कर लेते हैं। शाह साहब हमारे साथ बैठे हैं। शाह साहब, मौजूदा सूरत हाल पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी अपना किरदार हॉकी के लिए क्या करती दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर? शुक्रिया शहजादा मोइन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विनस टीवी का जो उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी जो है वो सिर्फ ग्रॉस रूट लेवल पे काम कर रही है, और उसका रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं क्योंकि इसको बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है। और उसमें हमारे पास जो एकेडमीज़ हैं उसमें हम ग्रॉस रूट लेवल पे ही ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और ग्रॉस रूट लेवल पे ही हॉकी को चलना चाहिए। ग्रॉस रूट लेवल से अगर नहीं चलेंगे तो ये कोई वो कामयाबी हमारे पास नहीं है। तो हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का एम ही यही है कि वो ग्रॉस रूट लेवल से हॉकी की ट्रेनिंग शुरू की हुई है। मुख्तलिफ एकेडमीज़ हैं जिसमें हम ग्रॉस रूट लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो वहाँ से हम जो हॉकी की टीम में अच्छा शाह साहब, सिर्फ कराची नहीं है, अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में आप लोग बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं हॉकी की बेहतरी के लिए। तो जिस तरह अख्तर साहब से भी बात हो रही थी सपोर्ट की, पाकिस्तान हॉकी टीम को तो सपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन आप लोगों को कोई सपोर्ट कर रहा है? हॉकी में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसमें यही है कि अपने तौर पे जो जुनूनी अभी भी मौजूद है वो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से चल भी रही है, लेकिन हॉकी में कोई सपोर्ट नहीं करता। चले, हॉकी में कोई सपोर्ट नहीं करता, इस पर मजीद और भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब से हमारा राब्ता एक दफा फिर हो गया है। जाफर साहब, क्या कहेंगे, हॉकी के हवाले से बात हो रही थी। देखिए, हॉकी की जो सूरत हाल है बड़ी पैथेटिक है, और उसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह कुर्सी की जंग जो है ना वो अदालतों में चल रही है, उसी तरह मैदानों में जो है ना वो हॉकी नहीं हो पा रही। अलबत्ता ये है कि ये जो नई आपकी जो निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से सदर एक मुंतखब किया है तारिक बुख्ती साहब को, तो उम्मीद है कि कोई अच्छे फैसले करके मेरे ख्याल में हॉकी के फरोग के लिए काम करेंगे। लेकिन अब तक तो कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब तक अदालती फैसले नहीं आ जाते तो फेडरेशन भी जो है ना उस तरीके से काम नहीं कर सकते। एक अलग बात है कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो रवाना हो गई है और ओलंपिक मुकाबलों के लिए, जी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों के लिए। तो मेरे ख्याल में अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम किस हद तक कहां तक पहुंचती है, क्योंकि पाकिस्तान को जीत की बड़ी जरूरत है। जब तक पाकिस्तान की टीम जीतेगी नहीं, जब तक कामयाबियां नहीं हासिल करेगी, मुख्तलिफ पोजीशन पे नहीं आएगी, पाकिस्तान की हॉकी उठ नहीं सकती। अब आपके सामने है कि जिस तरह इस्लाउद्दीन हॉकी ग्राउंड पे इंटर स्कूल व कॉलेज टूर्नामेंट का जो इनेकाद किया जा रहा है, उसमें आप देखने के टीमें ही नहीं है, स्कूलों में हॉकी नहीं खेली जाती, और टीमें इनको बनाने के लिए भी जो है ना किसी अकेडमी के जो है लड़कों को उठाया, बच्चियों को उठाया, आपस में मेल जोल करके जो है ना टीमें बनाई गई हैं, और उस पर जो है ना ये मैचेस करवाए जा रहे हैं। तो एक तरफ चले बनाई गई है, तो ये तो एक बेहतर फैसला रहा ना जाफर हुसैन साहब के हॉकी की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं, टीमें बनाकर ग्राउंड तक वो बच्चों को तो लेकर आ रहे हैं हॉकी के हवाले से।
देखिए बच्चों को लेके आ रहे हैं ग्राउंड पे, बच्चे तो और भी आ जाते हैं, लेकिन टीमें जो होती हैं वो तश्कील दी जाती है। टीमों का जो शुरू से आपको पता है ग्रास रूट से तश्कील दी जाती है टीमें, और उसके बाद जो है ना वो खिलाड़ियों में एक जज्बा पैदा होता है कि स्कूल में क्रिकेट हो रही है या स्कूल में फुटबॉल हो रही है या हॉकी हो रही है। कोई गेम जब स्कूलों के मेयार पे खेला जाएगा, स्कूलों के अंदर खेला जाएगा, वो वहां से हॉकी जो है ना परोस पाएगी। अब जिससे भी हमने बात की, जिन बच्चों से बात की, जिन मर्दों लड़कों से बात की, उनका यही कहना था कि हमने पहली मर्तबा हॉकी हाथ में पकड़ी है, हम कैसे खेलेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ जो क्लब के लड़के उठाए, जो अकेडमी के लड़के उठाए या बच्चियां उठाई हैं, वही 4-5 लड़कियां जो है ना वो उसमें खेल रही होती है टीमों में। तो इसी तरीके से टीम चल रही है। अब हम चले, ये तो हॉकी की बात हो गई। जाफर हुसैन साहब है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, पैराग्लाइडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आज अख्तर साहब, राव अख्तर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगे पैराग्लाइडिंग के हवाले से? और पाकिस्तान के लिए इन्होंने 33 साल जो है सर्व कर दिए इस खेल के लिए, और कहते हैं ये सिर्फ अमीरों का खेल है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है इसमें। एक राव साहब काफी अरसे से इस खेल से मुंसलिक हैं। पैराग्लाइडिंग नो डाउट इनको जो है ना पाकिस्तान में अवेयरनेस डालनी पड़ेगी लोगों में, क्योंकि ये सिर्फ एक मखसूस जगहों पे जो है ना, ये आपको पता है पहाड़ी इलाकों से ही ज्यादातर वहां पे खेला जाता है। और अगर आप ये देखें कि जिस तरह इस्लामाबाद में ये शुरू हुआ और उसके बाद जो है ना ये कराची में मुख्तलिफ पहाड़ों पे जो है ना, यानी कि आपकी नया नाज़िमाबाद हो गया या जिस तरीके से आपका मुबारक विलेज हो गया, यहाँ से हमने देखा था कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा रही थी। मैंने खुद पैराग्लाइडिंग की, और वो तलहा यहाँ पे होते हैं जो यहाँ पे करवाते हैं। मेरे ख्याल में ये पैराग्लाइडिंग के लिए अवेयरनेस डालनी पड़ेगी, मुख्तलिफ वर्कशॉप करनी पड़ेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे इनको लेके जाना पड़ेगा कि भाई ये पैराग्लाइडिंग भी कोई खेल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। वापस चलते हैं राव जावेद इकबाल साहब की तरफ है। जावेद साहब, अच्छी गुफ्तगू हो रही थी जाफर हुसैन साहब से, और वही कहा उन्होंने कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए जो पाकिस्तानी टीम रवाना हो गई है, उम्मीदें क्या आप समझ रहे हैं इस दफ़ा? देखिए, पाकिस्तान की मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि बहुत अरसे के बाद एक बड़ी बैलेंस टीम हमारे सामने आई है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये पाकिस्तान सीनियर और जूनियर का। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए आपके सामने जो टीमें हैं वो आपकी इंग्लैंड की टीम है, मलेशिया की टीम है, चाइना की टीम है, ये टीमें आपके सामने हैं। अब इसमें मलेशिया और चाइना का खेलने का अंदाज कम व बेश एक जैसा है। बाकी इंग्लैंड का थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इंग्लैंड लंबा बाल फेंक के फिर खेलता है, तो उसमें स्टेमिना की हमें ज़्यादा, ये छोटे छोटे पाँव से छोटे छोटे पासिस के थ्रो और बाजू का तो उसी छोटे पास में से बड़ा बड़ा बॉल निकालते हैं, तो इनका अपना एक स्टाइल है। तो अब इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारा बॉल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, आप सही जगह पे पासिंग देंगे। दूसरे कि स्टेमिना इसमें बड़ा मेन किरदार अदा करेगा। अगर आपके पास स्टेमिना अच्छा रहेगा, जैसे कि अभी हमारे जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, फॉरवर्ड लाइन आपकी बहुत अच्छी है और आपकी फीड करने के लिए भी पीछे डिफेंस भी बहुत अच्छी साइड है। अब डिपेंड करेगा इस पर कि आपके कोचेस क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि अब दुनिया उस मकाम पर है कि खिलाड़ी से ज़्यादा कोच खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये सही बात आप कह रहे हैं जावेद इकबाल साहब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 100 मिलियन की हुकूमती इमदाद हॉकी को मिली है। क्या हॉकी की बेहतरी जो है इसमें नज़र आएगी इस इमदाद के बाद? देखिए, एक बहुत बड़ी रकम, और ये मेरा ख्याल ये क्रेडिट जाएगा जो वज़ीर-ए-आज़म ने नामज़द किए हैं एडहॉक पर प्रेसिडेंट मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब को, कि उन्होंने हुकूमत से ये पैसा लिया है, और ये क्रेडिट यकीन उन्हीं का है, क्योंकि हमेशा हम फंड का रोना रोते नजर आए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब काम क्या करना है बुगटी साहब ने। मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से भी उनसे गुजारिश करूँगा कि देखिए बुगटी साहब, इस वक्त आपके पास जीत की ज़रूरत है, इस वक्त आपको सहारे की ज़रूरत है, और उस सहारे की ज़रूरी है कि सबसे पहले उन बच्चों को जो इस वक्त ग्राउंड पे खेलने गए हैं ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए, उनके आप सारे वाजिबात मुकम्मल तौर पर इस रकम में से ही अदा कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो क्लब लेवल है आप उसको उठाएं, हॉकियाँ बनवाएं, हॉकियाँ बना के जो जीनियर क्लब है जो खेलना चाहते हैं उनमें हॉकियाँ तकसीम करें, और उनमें दूसरा इक्विपमेंट जैसे आपका गोलकीपिंग किट है वो बहुत कॉस्टली है, बॉल है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो क्लब लेवल तक लोगों को पहुंचाए। जब वो पहुंचेगा तो यकीनन कुछ क्लब फ़ाल होंगे, जो गैर फ़ाल हैं इस इक्विपमेंट ना होने की वजह से, तो जब फ़ाल होंगे तो आपका पूल बढ़ेगा तो खिलाड़ी निकल के सामने आएगा, और वो पाकिस्तान
कि हॉकी को यकीनन फ़ायदा देने बिल्कुल फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। अक्सर साहब बात हो रही थी क्योंकि पैराग्लाइडिंग की, और जिस किस्म की आप बात कर रहे थे कि इसमें हम देखते हैं कि आम बंदों के लिए शायद ये दस्ते से बहुत ज़्यादा ये बाहर नज़र आता है, तो इसमें कितने पैसे लग जाते हैं एक प्लेयर्स को या सामान को ख़रीदने में? सामान तो तकरीबन आजकल हमारे जो रुपए की वैल्यू जो डिवैल्यू हुई है ना, उसकी वजह से काफ़ी महंगा हो गया है। अब तो डॉलर भी पहले कम हो गया। पहले तो तकरीबन ये 4-5 लाख रुपए का एक सेट आ जाता था, अब ये तकरीबन 14-15 लाख रुपए का एक गेयर आता है, जो कि एक बंदा इस्तेमाल करता है उसको ना। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पास पैसा बहुत है, और इस पैराग्लाइडिंग के अंदर बड़ी दुनिया आती है करने के लिए, और 4-5 नेशनल गेम भी हो चुकी हैं हमारे पाकिस्तान में, और होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 साल के बाद हमारे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हो इस पाकिस्तान में, और मुझे पूरी उम्मीद होगी। चलें, पूरी उम्मीद है आपको कि होगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि एक तवील अरसे से इसके साथ हम मुंसलिक हैं 33 साल से, और पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो खिलाड़ी बनाने में बड़ा आपका हाथ है, तो कितने प्लेयर्स अब तक बना लिए और कितने प्लेयर्स ऐसा आपके हाथों से जो है लगता है कि वाकई ये अगर वर्ल्ड कप हो तो उसमें शामिल किए जा सकते हैं? तकरीबन मुझे अभी लास्ट 22 ईयर्स से मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हज़ारों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, लेकिन जो रियल पायलट बने हैं वो तकरीबन 300-400 होंगे, जो कि अपना गेयर लेके और मुख्तलिफ साइट से, मुजफ्फराबाद से, गिलगित में और चतराल में, इस्लामाबाद में दाएं बाएं लोग फ्लाई कर रहे हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी यही कहा था, हमारी एक दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई भी है यहाँ पे, लेकिन वो ज़लज़ला आ गया था, फिर उसकी वजह से फिर थोड़ा सा मसला मसाइल बना, फिर वो मुजफ्फराबाद से मूव करा के हुंजा चले गए, हुंजा जाके फिर वो कंपटीशन कंप्लीट किया था। अच्छा अख्तर साहब, कराची में हम देखते हैं कि इस खेल को इतनी तरजीह नहीं मिलती या वेन्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, आप समझते हैं यहाँ से इस बेस पे जो है प्लेयर्स नहीं बन रहे? कराची में 2-3 इशू ये हैं कि नंबर एक तो बहुत कम पीरियड टाइम है जो कि यहाँ पे विंड थोड़ी सी नॉर्मल चलती है। बिगनर्स के लिए स्मूथ विंड होना ज़रूरी है, यहाँ पे विंड स्ट्रॉन्ग चलती है कराची में, और वो स्ट्रॉन्ग विंड तकरीबन समझ लें कि 9-10 माह चलती है। यहाँ पे 2-3 महीने होते हैं जो कि नॉर्मल विंड चलती है, वो भी जो सर्दियों वाले जो 2-3 माह हैं, इसमें कोर्सेज चल सकते हैं कराची के अंदर। को हाईवे वाली साइड पे भी कोई साइट है 1-2, वहाँ पे हो सकता है। मुबारक विलेज में थी, वो भी कैनप वालों ने हमें मना कर दिया कि भी आप फ्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे मना करने वाले ज़्यादा हैं कराची में। या ये समझते हैं कि पहाड़ी इलाके दीगर पहाड़ी इलाका भी इतना अच्छा साफ सुथरा नहीं है यहाँ पे, मतलब बनस्बत आप अगर इस्लामाबाद चले जाते हैं, मुजफ्फराबाद या दूसरी जगह पे, वहाँ पे पहाड़ भी बड़े स्मूथ और ग्रीन होते हैं, और नीचे फील्ड भी बड़ी क्लियर होती है जहाँ पे लोग लैंड करते हैं ना, तो वहाँ पे सीखने का मौका बड़ा इजी होता है लोगों के लिए। यहाँ पे जाएंगे, पहाड़ भी थोड़े से सख्त होते हैं, पथरीले होंगे, झाड़ियाँ होंगी, कांटे होंगे, फिर इस तरह की मतलब दुश्वारियाँ हैं, लेकिन ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कराची में, हो सकता है। मैंने कई दफ़ा मतलब ट्रेनिंग कराई है कराची में, और अभी भी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे, कुछ जगह हमें तयन कर दे कि यार ये जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उस जगह को हम डेवलप खुद भी कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ना भी करे, हमें पैसे ना भी दे, तो हम अपने पॉकेट से भी उसको जगह को सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर को मना करने वाला ना हो। ये ना हो हम पैसे लगाएं और फिर आके हमें कोई नहीं जी आप नहीं कर सकते। यहाँ तरफ आप खिलाड़ियों को भी निखारने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कितने प्लेयर्स ऐसे निकाल लिए हैं आपने कि लगता है कि हाँ ठीक है ये बेहतरीन पायलट है? बहुत अच्छे अच्छे पायलट पाकिस्तान में अभी हैं, तकरीबन 250-300 तो पायलट हैं हमारे पास अभी, जो कि अभी नेशनल गेम जब भी होती है तो वो सैकड़ों के हिसाब से लोग एयर में फ्लाई कर रहे होते हैं, और एक आसमान जो है ना रंगीन हो जाता है, मतलब मुख्तलिफ कलर्स के पैराशूट होते हैं, तो बड़ा एक सीन मंजर होता है। बिल्कुल मंजर होता है। लेकिन अगर हम देखें इसमें अख्तर साहब, तो अब ख़वातीन काफ़ी आ रही हैं, इसको सीखने की कोशिश कर रही हैं, क्या कहेंगे इसमें? जी, ख़वातीन का रुझान अभी बनस्बत मेल के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या वजह क्या है? वजह बस ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको कुछ करने को मिलता नहीं है। लेकिन ख़वातीन तो बहुत डरी हुई होती हैं। नहीं, अब नहीं, पहले वाला दौर खत्म हो गया, जो पहले डरी होती थी। अभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो समझती हैं इन चीज़ों को, वो नेट पे देखती हैं पैराग्लाइडिंग कैसे होती है, तो फिर वो कांटेक्ट भी करती हैं हमारे साथ, आती हैं और प्रॉपर ये कोर्स करती हैं, अपना गेयर ले लेती हैं लड़कियां। अभी रेगुलर मेरे पास फीमेल्स मेंबर है मेरी, जो कि वो फ्लाई कर रही है मेरे साथ। चलें शाब साहब की तरफ चलते हैं। शाब साहब, स्कूलों पे कितना काम आप लोग कर रहे हैं? स्कूलों पे हमने कराची में भी काम शुरू किया हुआ है, पंजाब में भी हमने स्कूल पे काम शुरू किया हुआ है, हमारी एकेडमी स्कूल पे चल रही हैं।
और मियाँ चन्नू में भी स्कूल की एकेडमीज चल रही हैं। तो इन स्कूली के ग्रास रूट लेवल चलता ही स्कूल से है। तो स्कूल में जब तक काम होगा तो उसमें से ही हम इसमें से प्लेयर्स निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। और इस 10-12 साल में हमने काफ़ी पाकिस्तान टीम में भी हमारे प्लेयर गए हुए हैं और डिपार्टमेंट्स को भी हमने को बहुत लड़के दिए, वो आर्मी में भी हैं, वापडा में भी हैं। तो ये स्कूल लेवल से ही खेलते खेलते प्लेयर ऊपर आता है और फिर वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी जाता है और आगे टीम के लिए भी आगे टीम के लिए होता है। जावेद साहब, स्कॉटनी के हवाले से थोड़ी बात कर लें, क्योंकि आपने कहा कि जो पैसे मिले, एक बड़ी खतीर रकम मिली है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, तो स्कॉटनी का जो अमल है आप समझते हैं कि बेहतर और शफाफ कराने में कामयाब हो सकेगी ये फेडरेशन? देखिए, ये एक सबसे मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन टास्क है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें स्कूटनी कमेटी को आएंगी, लेकिन चूँकि इसमें सियासी लोग भी शामिल हैं और एक वकील भी शामिल हैं और हॉकी के लोग भी शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि मजबूत टीम उन्होंने स्क्रूटनी के हवाले से फेडरेशन ने बनाई है, जो सियासी दबाव को भी मेरे ख्याल झेल जाएगी और कोई और किसी और नौयत का दबाव आया तो उसको भी वो झेल जाएंगे। और सबसे बढ़ के ये कि इसमें दो लोग बड़े अच्छे हैं, ओलंपियन मुसद्दिक हुसैन हैं और ओलंपियन राव सलीम नाजिम जैसा एक बड़ा नाम है जो खुद टेक्नोक्रेट भी हैं। तो इनकी मौजूदगी में मुझे उम्मीद तो है कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन जिस बेहतरी के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं और जिस बेहतरी की हम ख्वाह हैं, मेरा ख्याल है वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक प्रोसेस चल निकलेगा तो धीरे धीरे करके हम उस मंजिल तक पहुँचेंगे जहाँ स्क्रूटनी शफाफ बिल्कुल आप कह सकेंगे। लेकिन फिल वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत एक दुश्वार काम होगा और इसको बड़ा दिक्कतों का इस स्क्रूटनी कमेटी को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी क्लब हॉकी। क्लब हॉकी कितनी बुलंदियों तक जा सकती है और क्या वजूहत हैं जो क्लब हॉकी पे काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसके म्यार पे? क्योंकि हम देखते काफ़ी तवील अरसा हो गया हमने क्लब हॉकी, अगर आज भी हम देख लें, अगर कराची में हम देख लें तो जितने क्लब्स हैं उनमें तकरीबन 40, 45 या 35 से ऊपर के लगभग जो प्लेयर्स एज होती है वो खेल रहे होते हैं। हमें नौजवान प्लेयर्स को तैयार करना है। देखिए, हमारे पास कराची में जो कराची हॉकी एसोसिएशन है उसके तहत जो रजिस्टर्ड क्लब है हमारे पास वो गलबन 21 हैं जो जिनके पास वोटिंग राइट भी है। अब उन 21 क्लब में जीनियन क्लब जिसको कहना चाहिए, यानी जो ग्राउंड पे प्रैक्टिकली मौजूद हैं, वो कितने हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसमें 2-3 क्लब ही मेरा ख्याल है, बमुश्किल 4 या 5 क्लब आप देख लीजिए कि 4 या 5 क्लब आपके पास ऐसे हैं जो वाकई प्रैक्टिकली जिनको क्लब कहना चाहिए। बाकी जाहिर सी बात है, हम जब स्क्रूटनी का अमल होता है तो हमारे पास खिलाड़ी का जमा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, हम कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्लब हॉकी उठे कैसे? देखिए, ये भी डिपेंड करेगा आपकी स्क्रूटनी पर। स्क्रूटनी इतनी शफाफ हो कि उसकी छलनी में से असल क्लब निकल के सामने आए, बाकी क्लब ज़ाया हो जाए, निकल जाए उस छलनी से। तो जब तक स्क्रूटनी का अमल बेहतर नहीं होगा आपकी क्लब हॉकी नहीं उठ सकती। हम सियासत करते हैं हॉकी पर, हम हॉकी की बुनियाद पर ओहदों की बंदरबाट करते हैं, हॉकी की बुनियाद पर अयाशियाँ करते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर अयाशी करते हैं उस पर हमारी कतन कोई तवज्जो नहीं, यानी वो क्लब हॉकी है। अब क्लब हॉकी के लिए हमें एक बार तो ज़ाहिर है कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, कुछ लोगों को आउट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को इन करना पड़ेगा। तो ये बहुत मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि स्क्रूटनी कमेटी इस जो हार्ड टास्क है, इस मुश्किल टास्क को पूरा करे। अख्तर साहब है, क्योंकि अगर फ्लाइंग की बात की जाए इसमें कोई महदूद होता है फ्लाइंग की रेंज? नहीं, इसमें कोई महदूद नहीं है। ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं हम, कुछ 2-3 दिन की ट्रेनिंग हम ग्राउंड पे लेते हैं। ग्राउंड पे जब बंदा स्टेबल हो जाता है, पैराशूट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, फिर हम 100 फीट से 200 फीट से या 300 फीट से हम फ्लाइंग सोलो फ्लाइट शुरू करते हैं। और आखिरी फ्लाइट जब हम कर रहे होते हैं, तकरीबन हम 8000 फीट पे हमारा स्टूडेंट फ्लाई कर रहा होता है। और उस 8000 फीट पे पहुंचने से पहले 25 से 30 सोलो फ्लाइट दरकार है मिनिमम, जो उसको, ताकि वो पूरा कंट्रोल उसको समझ आ जाए। और उसके बावजूद भी हमने कम्युनिकेशन रेडियो उसका लगाया होता है। एक इंस्ट्रक्टर हमारा लैंडिंग पे होता है, एक इंस्ट्रक्टर टेक ऑफ के ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं सारी। और जो आखिरी फ़्लाइट होती है वो तकरीबन 25-30 मिनट की एक फ़्लाइट होती है, टेक ऑफ के बाद, एयरबोर्न होने के बाद। और लैंडिंग जो है वो तकरीबन हमारा ग्राउंड टेक ऑफ पॉइंट से 9 किलोमीटर दूर होता है। तो वो हम फिर कम्युनिकेशन पे ही उसको अपने आप बिल्कुल कम्युनिकेशन ही पे चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। शाह साहब है,
क्योंकि हॉकी अब देखें तो हॉकी स्टिक भी काफ़ी महंगी हो गई है, तो बच्चा कैसे हॉकी खेलेगा? क्योंकि हॉकी का रुझान तो स्कूलों की सतह पे नहीं दिया जाता है। जिस तरह भी जाफ़र हुसैन साहब थे हमें कह रहे थे कि जो हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन हॉकी एकेडमी में जो टूर्नामेंट चल रहा है इंटर स्कूल और कॉलेजेस, वहाँ पर भी जो है बच्चों को हॉकी स्टिक सही से पकड़ने नहीं आती। ग्राउंड में तो आ गए हैं लेकिन वो सिर्फ खाना पूरी करते नज़र आ रहे हैं। यही वो ग्रॉस रूट ट्रैवल का है कि ग्रॉस रूट ट्रैवल पे जब आदमी ट्रेन होता है तो वो हॉकी सही खेलेगा। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी बात यही है कि ना हम ट्रेनिंग दे सक रहे हैं, और हॉकी इतनी महंगी हो चुकी है, किट्स इतनी महंगी हो चुकी है कि एक प्लेयर आज के टाइम में जो इतना टफ टाइम चल रहा है उसमें किट लेना बच्चे के लिए बहुत टफ काम है। और स्कूल में हमारे यहाँ कराची या दूसरी जगह स्कूल में इतनी उसको वो बिजी हो जाता है कि वो दूसरे गेम नहीं होते, और स्कूलों से तो ग्रास रूट लेवल ख़त्म हो चुका है, स्कूलों में हॉकी नहीं हो रही है। बिल्कुल, शाह साहब कह रहे हैं कि स्कूलों से तो हॉकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए जहां पर हॉकी प्लेयर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहां पर अगर हम देखें तो ओलंपियंस भी किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं, खिलाड़ी भी किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही राव जावेद इकबाल साहब हैं जो अपने लिखने से जो है बाज नहीं आते और हॉकी की ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं किताबों के अंदर कि वो सामने यहाँ पर हमारे पास है, मौजूद भी है। जावेद साहब है ज़रा हॉकी जनरल हमें दिखाएं, जो मैगजीन आप निकाल रहे हैं आवाम को, जी इसमें क्या हॉकी के लिए? ये हमारे पास एक मैगज़ीन है जो उर्दू ज़बान में दुनिया का इस वक्त वाहिद मैगज़ीन है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का ये तर्जुमान भी है, हमारी तर्जुमानी भी करते हैं, यानी जो हमारे ख़यालात, ये जो चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी इसके ज़रिए हम पहुंचा रहे हैं। और इस मैगज़ीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपको तनकीद नहीं मिलेगी, इसमें किसी की तकज़ीब नहीं मिलेगी, इसमें किसी की तौहीन नहीं मिलेगी। हमारी इंतहाई कोशिश ये है कि हम अपने हीरोज़ को अपने बच्चों से मुतारिफ़ करवाएं। देखिए, याद रखें, हॉकी उठेगी तब जब हमारे पास आइडियलिज़म आएगा कि हम किसी को आइडियलाइज़ करेंगे। अब ये जो आइडियल हमारे पास थे, ये आइडियल हमसे छीन चुके हैं। मेरे हाथ में जो मैगज़ीन है इसमें 1968 का जो ओलंपिक हमने जीता था उसके फाते कप्तान जनाब डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब का इंटरव्यू हमने शामिल किया है। हम इसमें मालूमात देते हैं, हम इसमें इंफॉर्मेशंस देते हैं, हम इसमें एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं। बस ये 3 चीज़ें, यही किरदार है हॉकी को परवान चढ़ाने की, ताकि बच्चों को इल्म हो सके कि हॉकी सिर्फ ग्राउंड में नहीं खेली जाती थी उस वक्त, हॉकी किताबों में भी चल रही थी। हॉकी हमारा कौमी खेल है, इसके लिए हमें जो कर सकते हैं हम उसके लिए हर कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। जावेद साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी सी बात हम स्कूलों की भी कर लें, जिस तरह मैंने शाह साहब से बात की थी। आप क्योंकि पाकिस्तान हॉकी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी से भी मुंसलिक हैं, तो क्या किरदार हॉकी में जो है, जिस तरह मैंने उनसे कहा था कि स्कूलों की सतह पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमने कई एक चीज़ें स्कूलों के लिए की हैं। हमने कुछ अर्सा पहले एक बाकायदा टूर्नामेंट भी शुरू करवाया था, पाकिस्तान हॉकी ग्लोरी स्कूल टूर्नामेंट। इस वक्त जो हमारे सामने टास्क है, हमने 10 गवर्नमेंट के स्कूल टारगेट किए हैं। मेरी पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में बात हो चुकी है। हम 10 जो गवर्नमेंट के स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल के पास टाइम नहीं होता, प्राइवेट स्कूल आदमी वो लग्जरियस की तरफ जाता है, वो साल में 1 दिन 2 दिन का गेम कराता है। तो हमने किया ये कि हमने उस तरफ से तवज्जो हटा के, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अब आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल अब पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं और बच्चों की तादाद में उसमें बढ़ी है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 10 स्कूल टारगेट कर लिए हैं। मेरी इब्तदाई बातचीत वहाँ के DO से भी हो चुकी है, स्कूल के प्रिंसिपल से भी हो चुकी है। हम वो वहाँ से वो टीम बना के देंगे। हम करेंगे क्या, ज़ाहिर इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, इक्विपमेंट महंगा भी है और हमारी भी अपनी इस्तात या स्पॉन्सरशिप हमारे पास इतनी नहीं है कि हम स्कूल को गिफ्ट कर सकें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे मुखय्यर हजरात के पास जाएं और उनसे कहें कि भाई एक एक स्कूल आप हॉकी के हवाले से गोद ले लें। अच्छा, उससे पहले हम करेंगे ये कि हम एक पूरी किट हम बना रहे हैं जिसमें तमाम गियर्स मौजूद होंगे हॉकी के, और हम वो लेके जाएंगे। हम किट उनकी यानी नेकर, शर्ट और सॉक्स हम अपनी तरफ से उन स्कूलों को गिफ्ट करेंगे और बाकी गियर ले जाके हम वहाँ 10-10, 15-15 दिन का एक वर्कशॉप लगाएंगे ताकि उस वर्कशॉप के थ्रू हॉकी का एक शौक़ पैदा हो बच्चों में, हॉकी की समझ आए,
उनको और हॉकी के बारे में वो जानकारी हासिल कर बिल्कुल हॉकी के बारे में जानकारी करते हुए दिखाई दें, अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। कौमी खेल हॉकी के लिए जावेद इकबाल राव साहब है और साथ साथ अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से जिस तरह जाफ़र हुसैन साहब कह रहे थे कि हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी में, तो पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से जो है इंटर स्कूल और कॉलेजेस के दरमियान हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। उस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी ग्राउंड पर और यहाँ पर जो है पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से इंटर स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ नन्हे मुन्ने एक खिलाड़ी भी गर्ल्स की मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। हॉकी पहली दफ़ा ग्राउंड्स के अंदर आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और अपनी टीम और अपने कॉलेज और स्कूल की जानिब से खेलते हुए कितनी खुशी महसूस कर रही हैं, कितना मज़ा आ रहा है बेटा? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम लोग ने ग्राउंड में आके इस तरीके से फ़ाइट किया अपनी टीम के साथ। प्रैक्टिस हमने की लेकिन कॉलेजेस की हद तक, हम कभी ग्राउंड में आके हमने इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारी मिस की हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस और सपोर्ट थी कि नर्वस नहीं होना, ये नहीं करना, हर तरीके से सपोर्ट करी तो हम मैच विन कर सके। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई आपस में प्लेयर्स के दौरान, लेकिन सब ऑल ओवर बहुत अच्छे से हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने विन किया। बिल्कुल है, कह रही हैं कि हमने मैच तो विन किया है लेकिन ख़ासकर अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स और एचएम की बड़ी सपोर्ट रही है हमें इस टूर्नामेंट में खिलाने की। हमारे साथ और भी खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगी कितना एक्सपीरियंस रहा आज पहली दफ़ा खेल कर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम था तो जाहिर सी बात है नर्वस भी थे थोड़ा सा और डर था कि हारेंगे जीतेंगे, बट फाइनली वी विन और आगे भी इंशाल्लाह कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे और मैचेस जीतेंगे। बिल्कुल खुशी का इजहार कर रही हैं पहले मैच जीतने पर और कोशिश यही है कि आइंदा भी आने वाले जो मैचेस हैं ये कामयाबी हासिल करें। और भी हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहोगी बेटा, कितना मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में खेल कर? मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, गोलकीपर बनी, कॉस्ट्यूम पहना, किट पहनी, तो फर्स्ट टाइम था, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था किट पहन के, लेकिन मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। बिल्कुल तमाम ही यहाँ पर खिलाड़ी कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया पहली दफ़ा खेलकर। और भी खिलाड़ी मौजूद हैं, बेटा क्या कहोगी? जी, मैं अपने कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सबसे पहले तो कि उनकी वजह से हम आज इस ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। हमारी मिस का बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पे हमारे प्रिंसिपल के जिसने हमें इजाज़त दी, हमें मोटिवेशन दी, हमें यहाँ पर आके खेला। हम लोगों ने थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था पहली दफ़ा खेला, पर बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने गोल किया, हम लोग जीते, ये बहुत अच्छी फीलिंग हुई। बहुत ज़बरदस्त खुशी का इजहार कर रही हैं और यही कह रही हैं कि पहली दफ़ा खेल रही हैं लेकिन हॉकी के ग्राउंड से हॉकी के सब्ज़ हिलाली परचम को एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर लहराते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह हॉकी पाकिस्तान के अंदर तरक्की करेगी तो फिर पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर हॉकी में खोया हुआ मुकाम हासिल करता हुआ दिखाई देगा।